हेलो एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। साथियों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी को देखेंगे, समझेंगे। देखिए, होता क्या है कि अक्सर देखा है कि हम हिस्ट्री पढ़ लेते, ज्योग्राफी पढ़ लेते, पॉलिटी पढ़ लेते, करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, लेकिन इस इकोनॉमी के पार्ट को छोड़ देते हैं या उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो मैंने ये कोशिश की है कि अब हम इसको थोड़ा सा, जो इसके बेसिक टर्म्स हैं, बेसिकली इकोनॉमिक्स है क्या, हम क्यों पढ़ते हैं, इसको हम समझ सकें। और क्योंकि हर पेपर में ये भी कम से कम 3 से 4 नंबर, 5 नंबर मैक्सिमम इतना तो पूछी ही जाती है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि आपको हमारा ये सेशन पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने अन्य साथियों के साथ में शेयर करें। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था ये होती क्या है? तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, अर्थात उस क्षेत्र की सभी आर्थिक गतिविधियों को देखते हैं। तो देखिए, अर्थव्यवस्था को हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखते हैं और इसमें ये है क्या कि किसी भी क्षेत्र की कितना धन आ रहा है, कितना उत्पादन है साधनों का, क्या उसके घटक हैं, ये टोटल जितनी भी गतिविधियां हैं ये सब हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत में पढ़ते हैं। देखिएगा, इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। अब क्यों? तो देखिए, ये जो हम पूरी अर्थव्यवस्था देख रहे हैं ना, तो मन में एक क्वेश्चन आता है कि ये सिर्फ हम बड़े स्तर पे ही देख सकते हैं, किसी देश की, किसी राज्य की या विश्व की, या हम छोटे स्तर पे किसी कारखाने की या अपने परिवार में भी। तो ये दोनों स्तरों पे हम देख और समझ सकते हैं, इसलिए इसे 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है समष्टि अर्थव्यवस्था, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। किसी बड़े क्षेत्र जैसे देश, राज्य, यहाँ पर राज्य का मतलब देश से ही है, राष्ट्र संघ से है। तो किसी बड़े क्षेत्र जैसे देश, राज्य आदि के गरीबी, बेरोजगारी, कृषि, उद्योग सेक्टर का विकास का हम जो बारीकी से अध्ययन करते हैं, तो वो किस में करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मतलब बड़े लेवल पर पूर्ण रूप से जो हम इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है, और छोटे स्तर पर जो हम इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। अब देखिएगा, जैसे किसी छोटे से फर्म, कंपनी या किसी परिवार की आय व्यय और विभिन्न आर्थिक पक्षों का अध्ययन करते हैं, उसे हम मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। समझ गए आप? मैक्रो इकोनॉमी बड़े रूप पर और माइक्रो इकोनॉमिक छोटे रूप पर। जैसे अपने परिवार की आय व्यय का हम पता लगा रहे हैं कि कितना धन, कितना आया, इनकम हमारा कहाँ पे, कितना हमने व्यय किया। कोई हमारी कंपनी है, छोटी फैक्ट्री है, उसका देख रहे हैं पूरा, तो ये हमारी मैक्रो इकोनॉमी कहलाती है। अगला अब हम देखते हैं कि विश्व में कुछ प्रचलित अर्थव्यवस्थाएं, इनसे देखिए, पहले तो इनसे ऑब्जेक्टिव बनते थे कि ये वाली अर्थव्यवस्था कौन सी कहलाएगी। अब तो सीधे सीधे डिफिनेशन दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि इस अर्थव्यवस्था का क्या नाम है। कई बार क्वेश्चन बने हैं, तो समझिएगा। तो देखिए, एक है हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म इकोनॉमी। तो इसमें क्या होता है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी क्षेत्रों का अधिकार अधिक हो, राज्य या सरकार का स्वामित्व कम हो, तो उसे हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मीन्स निजीकरण को बढ़ावा। तो पूंजीवादी में क्या होता है? जो निजी क्षेत्र है उनका दबदबा, उनका अधिकार अधिक होता है, और सरकार का जो स्वामित्व है वो न के बराबर या बहुत कम होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में निजीकरण को बढ़ावा देता है, बढ़ावा मिलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और अगर देखा जाए तो लगभग अब तो कहीं जहाँ पे समाजवादी है भी, तो वहाँ पे वो अर्थव्यवस्था खत्म होके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अब विश्व स्तर पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आजकल ज्यादातर यही चल रही है। अब देखिएगा, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन आदि यूरोपीय देशों में यही अर्थव्यवस्था है। कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। निजी क्षेत्र का अधिकार ज्यादा और वहां की जो गवर्नमेंट है उसका अधिकार बहुत ही कम। इसे उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो सरकार है वो हमारे निजीकरण के प्रति उदार रूप अपनाती है, तो इसे हम बोलते हैं उदारवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है समाजवादी, सोशलिज्म इकोनॉमी।
इसमें क्या होता है, उत्पादन और आय के साधनों पर राज्य का, सरकार का या समाज का, यहाँ पर राज्य से भी मतलब हम जहाँ जहाँ पे देखेंगे समाज से ही है, तो इनका अधिकार अधिक होता है, या समझ लीजिए पूरा लगभग अधिकार इनका होता है, तो उसे हम बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। टोटल अपोजिट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का अधिकार ज्यादा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज का, सरकार का अधिकार ज्यादा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। इसके लिए एक हम देश दे सकते हैं, सोवियत संघ रूस, यूएसएसआर, यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन आज की डेट में, ठीक है, हम मान सकते हैं कि अब तो कहीं इतनी ज़्यादा नहीं है, तो रूस में तब भी है, लेकिन टोटल अगर हम बोले ना कि समाजवादी अर्थव्यवस्था ही है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी निजी क्षेत्रों का अधिकार हो रहा है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। बट हाँ, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि रूस में अभी भी समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अगला देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है क्योंकि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व हो, मतलब निजी क्षेत्रों का भी उतना ही अधिकार हो जितना सार्वजनिक या सामाजिक या सरकार का हो। ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है भारत में, कई बार क्वेश्चन बना है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे टाटा जैसी कंपनियां जिनका पूरा निजी रूप से पूर्ण अधिकार है, वो भी यहाँ पर काम कर रही हैं, और यहाँ पे सेल जैसी कंपनियां भी हैं जो सरकार के अधीनस्थ में काम कर रही हैं। तो इसलिए हमारा जो भारत है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है। अगला देखिएगा, ये एक पार्ट ही है, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। तो देखिएगा, ओपन इकोनॉमी पूंजीवादी का ही रूप है, जो हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ी उसी का एक रूप ये खुली अर्थव्यवस्था है, जिसमें आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध होता है। मीन्स ओपन इकोनॉमी में कोई भी देश अपने अन्य देशों के साथ या विश्व स्तर पर भरपूर आयात और निर्यात करता है। तो जैसे यूएसए है, इंडिया है, सिंगापुर है। अब बंद अर्थव्यवस्था देखिएगा, क्लोज्ड इकोनॉमी, जहां आयात निर्यात शून्य हो। तो कह सकते हैं ऐसा देश है उत्तर कोरिया, हमारा नॉर्थ कोरिया, जहां पर आयात निर्यात शून्य। देखिए अब यहाँ पर भी सेम वैसे ही है कि बिल्कुल जीरो नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं आज के टाइम में ऐसा कोई देश है जो जहाँ पर ना आयात हो ना निर्यात हो, फिर भी वो चल सके। थोड़ा बहुत आयात निर्यात है, लेकिन हाँ, अन्य देशों की अपेक्षा या विश्व स्तर पर देखें तो उत्तर कोरिया में सबसे कम आयात निर्यात है। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्लोज्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं। अगला देखिएगा, अब देखिए ये इकोनॉमिक्स पर कुछ बुक लिखी गई हैं या फिर कुछ लोगों ने इसके बारे में अपने विचार दिए हैं, तो वो कौन से हैं? दो मैंने मेन लिए हैं जो कई बार पूछे जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था पुस्तक, बुक का नाम ही है अर्थव्यवस्था, जिसमें राजनीति शास्त्र या लोक प्रशासन से जो संबंधित थी, इन्हें चाणक्य, जिनके तीनों नामों से जाना जाता है, बार बार क्वेश्चन आ जाता है, याद रखिएगा, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही हैं। इन्होंने लिखा था किस बुक को? अर्थव्यवस्था बुक को। तो जब इन्होंने इसको अपने टाइम पे लिखा था ना, तो इनका मेन जो इन्होंने वर्णन किया था कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, उसे शासन कैसा करना चाहिए, जनता के प्रति, अपने राज्य के प्रति कैसा उसे लोक प्रशासन चलाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने ये अर्थव्यवस्था बुक लिखी थी। अब देखिएगा, अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो एडम स्मिथ को माना जाता है, याद रखिएगा। और इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक इन्होंने लिखी थी। इस बुक में इन्होंने कहा था, इनका एक विचार बहुत ही फेमस है कि धन के विज्ञान को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? धन के विज्ञान को ही कहते हैं। किस बुक में? वेल्थ ऑफ नेशन में। किसने लिखा? एडम स्मिथ में। और इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। अब अगला देखिएगा कि एक हमारे पास और विचार है। देखिए सबके अपने अपने विचार थे। एडम स्मिथ ने धन के विज्ञान को ही अर्थशास्त्र मान लिया, फिर नहीं, फिर एक लोग और हमारे आए आगे, उन्होंने ये कहा कि सिर्फ आप अर्थशास्त्र को धन से ही नहीं जोड़ सकते हैं कि नहीं, धन के बारे में ही हम उसी की प्रगति देख रहे हैं, उसी का उत्पादन, उसी का आयात निर्यात देख रहे हैं, सिर्फ यही अर्थशास्त्र नहीं है। अर्थशास्त्र वो है जो मानव का सर्वांगीण विकास करे।
तो देखिएगा, अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के विषय की खोज करना है। अर्थात अर्थशास्त्र केवल धन का विज्ञान ही नहीं, मानव कल्याण का भी विज्ञान है। तो ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। बहुत फेमस इनकी बुक है, बार बार पूछी जाती है। दास कैपिटल के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, दास कैपिटल के रचयिता हमारे कार्ल मार्क्स हैं। अब अगला देखिए, हम चलते हैं अर्थशास्त्र की प्रमुख शब्दावलियां। ये बार बार इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स को हम उतना इंटरेस्ट के साथ नहीं लेते या छोड़ देते हैं, जबकि आप इसके बेसिक को समझेंगे ना, तो जो 2-4 क्वेश्चन आते हैं आप वो भी नहीं छोड़ेंगे, उनको करके आएंगे। और मैंने मेन ही पॉइंट लिए हैं जो ज़्यादातर बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, इसमें कुछ प्रमुख हमारे टर्म्स हैं जो कई बार एग्जाम में आते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन या सिर्फ अवमूल्यन भी बोलते हैं, डिवेल्युएशन। ये होता क्या है? तो विदेशी मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य कम करना अवमूल्यन कहलाता है। जैसे अब देखिएगा कैसे कि मुद्रा के अवमूल्यन में हमने देखा कि विदेशी मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य कम करना। तो कैसे? जैसे कि विदेशी मुद्रा आप डॉलर मान लीजिए, तो डॉलर है, उसकी रिस्पेक्ट में या फिर उसकी तुलना में हम अपने यहाँ का रुपया, उसकी वैल्यू को क्या कर दें? कम कर दें, तो वो हमारा मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। तो इसका उद्देश्य सरकार ही करती है, तो सरकार का ऐसा करने का उद्देश्य क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा देना। तो जैसे दूसरे देशों के साथ विश्व स्तर पर हमारे यहाँ निर्यात ज़्यादा हो सके, तो इसलिए सरकार ऐसा कर देती है। नेक्स्ट आप देखिएगा, विमुद्रीकरण। इसमें क्या होता है? किसी प्रचलित मुद्रा के बदले में नई मुद्रा का प्रचलन करना विमुद्रीकरण कहलाता है। जैसे हम देख चुके हैं कि इससे पहले भी हुआ था कि जब हमारे यहाँ की मुद्रा बदली गई थी, और लेटेस्ट में 2016 में जो नोटबंदी हुई थी, ऐसे हम समझ सकते हैं कि 500-500 के नोट को बदल के नए फिर नोट लाए गए। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? विमुद्रीकरण कहलाती है। अगला देखिएगा, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। ये क्या होती है? आरबीआई द्वारा, भारत में आरबीआई द्वारा जारी वह नीति जिसके द्वारा मुद्रा को प्रसारित या कम किया जाता है। जैसे मुद्रा के प्रचलन को या बढ़ा दिया जाता है या कम कर दिया जाता है। जैसे मार्केट के पैसे को या तो कम कर दिया जाएगा या ज़्यादा कर दिया जाएगा। तो ऐसी नीति क्या कहलाती है? मौद्रिक नीति। समझिए जाएगा कि ऋण है, कभी ऋण सोप को हम 10 रुपए का कर दे रहे हैं, कभी 5 रुपए का कर दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? मौद्रिक नीति कहलाती है, याद रखिएगा। अगला है हमारा मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। साधारण भाषा में अगर हम बोले तो मार्केट में वस्तुओं का दाम बढ़ना, या बोलते हैं ना कि महंगाई बढ़ना, तो ये क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति कहलाता है। अब इसके जस्ट अपोजिट होती है मुद्रा अपस्फीति। तो देखिए, एक लिमिट तक तो मुद्रास्फीति सही है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इससे देश को क्या होता है? इकोनॉमी में नुकसान भी बहुत ज़्यादा होने लगता है। फिर देखिएगा, मुद्रास्फीति के जस्ट विपरीत मुद्रा अपस्फीति, डिफ्लेशन। इसमें क्या होता है? आर्थिक मंदी, महंगाई घट जाए, मीन्स बाजार में वस्तु की मांग तो हो, लेकिन क्या हो कि महंगाई एकदम ही घट जाए और बाजार में वस्तु की मांग ही ना हो, या फिर बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी हो जाए। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? मुद्रा अपस्फीति बोलते हैं। अगला देखिएगा, निवेश, इन्वेस्टमेंट। मेन मुझे बताना था विनिवेश, लेकिन इन्वेस्टमेंट पहले देखिए कि लाभ के उद्देश्य से पूंजी लगाना। जैसे कोई हम स्टार्टअप करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उसमें प्रॉफिट के उद्देश्य से ही तो हम पहले इन्वेस्ट करते हैं ना। तो लाभ के उद्देश्य से पूंजी लगाने को क्या बोलते हैं? निवेश बोलते हैं। अगला देखिएगा, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? कारोबार में लगी पूंजी को वापस निकालना। कारोबार में जैसे आप इन्वेस्टमेंट में शेयर मार्केट से समझ सकते हैं, और विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है कि जो हम कारोबार में अपने रोजगार के साधन में जो पूंजी लगाते हैं, जब उसे वापस लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? विनिवेश कहलाता है। अब देखिएगा, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। ये तो हम सभी को पता है कि अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ जाना। तो जब निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ने लगे, सरकार का स्वामित्व, सरकार का अधिकार कम पड़ने लगे, तो उस चीज को क्या कहते हैं? निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन। अब देखिएगा, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। ये होता है सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र को सीमित कर निजी क्षेत्र के लिए उदार नीति अपनाना। तो इसमें क्या है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र होते हैं, उन्हें
सीमित कर दिया जाता है और निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? उदारीकरण बोलते हैं। अगला देखिएगा, लास्ट टर्म में हमारा वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, किसी एक अर्थव्यवस्था का संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ना, जैसे एक देश का किसी दूसरे देश के साथ आयात निर्यात करना, यह क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। एक देश किसी दूसरे के देश के साथ में आयात निर्यात कर रहा है, एक अर्थव्यवस्था संपूर्ण विश्व के साथ में इसी तरीके से जुड़ेगी। तो ये जो आयात निर्यात का प्रोसेस होता है, और ये होता क्यों है? जाहिर सी बात है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इकोनॉमी और ज़्यादा बढ़े, तो इसलिए किया जाता है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने अर्थव्यवस्था समझी क्या है, कितने प्रकार की होती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उन्हें देखा। आशा करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो एक और देखेंगे, उसको समझेंगे। थैंक यू। कोई सजेशन हो तो आप दीजिएगा।